नमस्कार। मेरे महबूब वतन, मेरे मुबारक वतन को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे जो हम सब उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसकी खूब खूब मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी तो करता है कि भारत की सभी भाषाओं में इस शुभकामना को दोहराऊं, पर भाषा के मामले में हम उतने समृद्ध नहीं हैं। पर लल्लन टॉप एक अलम, एक संकल्प लेकर चलता है कि ज्ञान के मामले में हम लगातार समृद्ध होने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए देशभक्ति का एक पर्याय ये भी है कि हम देश की विविध संस्कृतियों के बारे में, देश की सियासत के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, देश के वर्तमान के बारे में जानें। और देश को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया को भी जानें। इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं रोजाना, जिसका नाम होता है दुनियादारी, ताकि दुनिया में कहीं भी कुछ हो, कोई बम गिरे, कोई जासूस पकड़ा जाए, कोई मैत्री हो, किसी का जहाज रवाना हो या किसी के नक्शेबाजी में बदलाव हो, तो आपको जानकारी मिले। बड़े बुजुर्ग क्या गए हैं, दुनियादारी के सबक सीखते रहने चाहिए ताकि अपने सबक दुरुस्त रहें। और दुनियादारी का ये खास प्रोग्राम होता है मास्टर क्लास, जिसमें हम एक बड़े जरूरी और जटिल विषय पर आसान भाषा में संवाद की कोशिश करते हैं, अपने हिस्से के सवाल लेकर जाते हैं जानकारों के पास। आज की इस दुनियादारी की मास्टर क्लास में, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मास्टर क्लास में, हमने विषय चुना है भारत की विदेश नीति। बड़ा विषय है, विस्तृत विषय है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक के इतिहास को समेटना है। बहुत सारे पहलू हैं, पर हम उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करेंगे जिनका ज्यादा असर रहा। हम जानेंगे कि अलग अलग कालखंड में भारत के दोस्त कौन रहे, हम जानेंगे कि किन देशों ने हमसे दुश्मनी निभाई, हम जानेंगे कि अलग अलग हुक्मरानों, अलग अलग प्रधानमंत्रियों, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के दौर में भारत की विदेश नीति पर किस तरह का असर पड़ा, हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे रहे, हमारे वर्ल्ड पावर्स के साथ रिश्ते कैसे रहे, जंग के दौरान या बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस या अचीवमेंट के दौरान इन रिश्तों ने क्या भूमिका निभाई। और इस मास्टर क्लास में इतने विस्तृत विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया, और उन लोगों ने हम लोगों को कृतार्थ करते हुए इस आमंत्रण को स्वीकार किया। ऐसे दो मास्टर आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे और दुनिया भर के मामलों के, खास तौर पर भारत के कंटेक्स्ट में जानकार, विष्णु प्रकाश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। दूसरे मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ टिप्पणीकार जो कई डेकेड से इन विषयों पर लिखते आ रहे हैं, कमर आगा साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने दुनिया के कंटेक्स्ट में किस तरह की चुनौतियां थी। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी सरकार को लीड कर रहे थे। संविधान सभा में बहस भी चल रही थी कि देश का संविधान कैसा हो, देश की राजकाज की व्यवस्था कैसी हो। इन सब के बीच हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को शुरुआती दौर में कैसे डिसाइड किया। विष्णु प्रकाश जी, आई विल स्टार्ट विद यू, देन वील कम टू यू, कमर आगा साहब। नमस्कार। पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से सब भारतीयों को, भारत के दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे लिए बड़ी फख्र का दिन है। 75 साल को छोटे नहीं होते, और ये फख्र की बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। हम जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर पे पश्चिमी विशेषज्ञ, उन्होंने तो ये घोषणा की थी कि भारत तो कुछ सालों का मेहमान है, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ना केवल भारत एक अखंड भारत है, पर एक बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत है, जिसका आपने जिक्र किया, तो बड़े फख्र की बात है। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। भारत का विभाजन हुआ, पहले तो खून से लथपथ आज़ादी मिली, पाकिस्तान के साथ कश्मीर में लड़ाई शुरू हो गई, और अर्थव्यवस्था का ये हाल था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट महज 1% थी, 1%।
और हम जो दुनिया की जो जीडीपी है उसके 1% का हमारा भागीदारी थी। तो ये हाल था। और कहते थे कि शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस है, हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स नहीं थे, और PL 480 में अमेरिका से जहाज आते थे और वो गेहूं डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये हालात थे उस वक्त, और कहाँ आ गए हैं हम सब जानते हैं। पंडित नेहरू एक ने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था उनका, और वो भी भारत के विदेश मंत्री भी थे। और भारत के पास, क्योंकि हम 200 साल की गुलामी से निकले थे, हमने बड़ी ताकतों का जो रुचि होती है, जो जैसे काम करते हैं, हम उनसे डरते थे और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो सबसे पहले ये कोशिश थी कि हम गुट निरपेक्ष रहें और किसी भी ताकत के साथ जुड़े नहीं, किसी मिलिट्री अलायंस के साथ ना हो, और अपनी हिसाब से, अपने हित के हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी के निर्णय ले सकें, और यही कोशिश रही है। ये कोशिश साकार भी रही है, इसमें चैलेंजेस भी रहे हैं। हमारी विदेश नीति सफल भी रही है, इसमें कुछ ऐसी मुश्किलातें भी आई हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो साख है आज, वो एक अद्भुत साख है दुनिया में, और हर एक देश भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहता है। हर एक देश तकरीबन भारत की उन्नति चाहता है, सिवाय 2 देशों के, हमारा पश्चिमी जो पड़ोसी है पाकिस्तान, और हमारा उत्तरी पड़ोसी चीन। इन दोनों के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हैं जिसके बारे में हम इतनी बाद में करेंगे। पर अगर देखा जाए विदेश नीति और जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। थैंक यू सो मच सर। कमर आगा साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। आपका ओपनिंग रिमार्क भारत की विदेश नीति के शुरुआती दौर पर। देखिए, कई चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भारत की जो विदेश नीति है, उस पर काम नेहरू जी ने या नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, आज़ादी से पहले शुरू कर दिया था जी। काफ़ी पहले पार्टी के अंदर एक कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर एक सेल बन गया था, और जिसका काम ये था कि दूसरे नेशनल मूवमेंट जो थे, दूसरे मुल्कों के जो कॉलोनी थे, अभी आज़ादी नहीं, उनको भी नहीं मिली थी, उनके लीडरों से कांटेक्ट करना, उनसे मिलना। और फिर उसके अलावा ये भी था कि यूरोप के भी बहुत से लीडर्स थे जिनसे लगातार कांटेक्ट था, जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक पूरा एक मसवदा कि भारत जब आज़ाद होगा तो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होगी, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा था और बहुत लोग उससे जुड़े हुए थे। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो 2 चीज़ें थी उन्हीं ने सामने ये रखा था कि हम एक तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, किसी देश के साथ नहीं जुड़ेंगे, किसी बड़े देश के साथ जुड़ के उसके साथ नहीं जाएंगे, किसी मिलिट्री अलायंस का हम लोग पार्ट नहीं बनेंगे। इस तरह की बातें थी, इसलिए कि आज़ादी मिलते ही कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया, और उसके अंदर ये था कि दुनिया जो थी वो 2 भागों में बंटने लगी। तो ये हुआ कि भाई इन दोनों कैंप में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम लोग को जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो नेशनल इंटरेस्ट में जिसके साथ होगा हम उसके साथ काम करेंगे। और बल्कि ये भी था थोड़ा सा कि जो सुपर पावर राइवलरी थी उसको अपने हित में एक्सप्लॉइट करना, और इंडिया के जो हित हैं उसको आगे बढ़ाना। इस तरह से भारत ने शुरुआत की। समस्याएं बहुत थी। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली ये रिफ्लेक्शन होता है डोमेस्टिक पॉलिसी का। तो सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो था उस समय के लीडरों को था, खासतौर से नेहरू जी को, कि वो ये था कि किसी भी सूरत से एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेस भारत को बनाना है, और सेल्फ रिलायंस की उन्हीं ने बात की थी, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। तो उसके लिए उनको ज़रूरत थी टेक्नोलॉजीज़ की। फिर उसके अलावा ये था 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए, जिसके अंदर ये था कि इंडस्ट्रीज़ लगे, बड़ी बड़ी मेगा इंडस्ट्रीज़, जिससे लोगों को जॉब मिले, यूनिवर्सिटीज़ खुलें, एजुकेशन का एक्सपेंशन हो। फिर उसके अलावा ये भी था कि टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए, इसलिए कि पश्चिमी देश ये कह रहे थे कि हम कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे, बल्कि मल्टीनेशनल्स को आप दोबारा से अलाउ कीजिए भारत के अंदर आने के लिए, और उनके साथ होगा। तो सोवियत यूनियन से हमको मिला, एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ,
हुआ, नया दूसरे प्लान्स में जो थे उसके अंदर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हुआ, अमेरिका से हमको अच्छे सीड्स मिलने शुरू हुए, रशिया से ट्रैक्टर्स आए, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ, तो एग्रीकल्चर का फिर बड़े बड़े डैम, भाखड़ा नंगल डैम और इस तरह के डैम्स बनने लगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को सोवियत यूनियन से मुहैया हुई जो कि नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दो बड़े चैलेंज और भी थे हमारे सामने। एक मुल्क का विभाजन हो गया था, पार्टीशन, जिसकी वजह से करोड़ों लोग पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे। ये पार्टीशन की वजह से लाखों लोगों की हत्याएं हो रही थीं, धर्म के नाम पे एक आग लगी हुई थी, उसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क के अंदर। इकनॉमी बहुत वीक थी, इसलिए कि ब्रिटिशर ने जब मुल्क छोड़ा था कमज़ोर बहुत था मुल्क। तो इस तरह से फिर उसके अलावा ये था कि मिक्स्ड इकनॉमी की बात नेहरू जी ने की थी, उसमें ये था कि आप पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना था। पब्लिक सेक्टर में ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं थे तो बैंक्स से लोन दिलवाना, रेलवे का विस्तार करना, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी जिसके लिए हमको फॉरेन एड और फॉरेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत मिलती थी। तो हमको काफ़ी चीज़ें सोवियत यूनियन से उस समय मिल रही थी, और भी दूसरे देश थे। फिर ये था कि भारत ने आज़ादी तो हासिल कर ली थी नेहरू जी ने, लेकिन नेहरू जी या उस समय के जितने भी नेशनल लीडर थे वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ संबंध बिगड़ जाए पश्चिमी देश से। हम लोगों ने, हमारी यहाँ डेमोक्रेसी थी, रूल ऑफ लॉ था, तो हम लोग मॉडर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश भाषा थी, तो हम लोग ज़्यादातर देखा जाए तो पश्चिमी देश से जुड़े हुए थे। तो ये था कि फिर ये हुआ कि हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप नेहरू ने एक्सेप्ट की, कॉमनवेल्थ में हम लोग जुड़े रहें ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे अंग्रेज़ों से भी और पश्चिमी देशों से भी। और दूसरी तरफ ये था कि सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक के साथ, जिससे हमें बाद में मिलिट्री एड की भी ज़रूरत थी। तो ये बड़ा मुश्किल पीरियड था जिसके अंदर नई नए कॉलेजेस खुलना, यूनिवर्सिटीज़ खुलना, फिर उसके अलावा खोलना, एक बेस को भी बढ़ाना, एजुकेशन का भी बेस बढ़े, IITs का गठन किया गया, अलग अलग मुल्कों से मदद मांगी गई। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। इन सब पे काम पहले से चल रहा था, फिर उसको विस्तार से आगे बढ़ाया गया। बातें और भी हैं जी, मैं समझता हूँ। कमल आगा साहब, आपने जिक्र किया ब्रिटेन का, विष्णु प्रकाश जी मैं आपका रुख करूंगा और आप दोनों का ही मैं इस पे पक्ष जानना चाहता हूँ। लोगों को इस चीज़ को लेके बड़ा अचरज होता है कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों बने। लंबे समय तक तो हम ब्रिटिशर्स के दास थे, कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। हम उनकी बंदिश से आज़ाद हुए, एक रिपब्लिक बने, एक सोवरेन स्टेट बने, संप्रभु देश बने। तो फिर हमें क्यों इस चीज़ को बार बार याद करना पड़ा? भारत के ब्रिटेन के साथ तब रिश्ते कैसे थे, क्या ज़रूरत थी? क्योंकि कई लोगों को वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं पता होता है। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर इस पे कुछ ज्ञान दे सकें। विष्णु प्रकाश जी। जरूर जी, इसके दो पहलू हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये बहुत ही अहम प्रश्न उठाया है, सवाल उठाया है। देखिए, गांधी जी का मानना था कि हमको अंग्रेज़ों की पॉलिसी के साथ लड़ाई है, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई है। ये एक बड़ा फाइन डिस्टिंक्शन था जो कि हमारे लीडर्स कर पा रहे थे, और उस वक्त देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये एक डिफरेंस करना कि आप लोग अच्छे हो पर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो हमारी लड़ाई आपके पॉलिसीज के साथ है। पर क्योंकि हमने 200 साल आपके साथ संपर्क किया है और आप एक बड़ी ताकत हो, तो हम आपके साथ संपर्क कायम रखना चाहते हैं। पर आज हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये पॉलिसी थी उनकी, और ये पॉलिसी मैं आज भी मानता हूं कि अच्छी पॉलिसी थी, क्योंकि आप एक नफरत के साथ अपना देश नहीं चला सकते। आप इतिहास को याद रख सकते हो, पर इतिहास एक आपके पैरों में बेड़ियां बना दे, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि आप एक कॉलोनियल पावर के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये दूसरी बात है कि ब्रिटेन अपने खेल खेलता रहा है और वो खेल खेलता रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को उकसाया, भारत के खिलाफ किया, वो अलग बात है।
पर इसका एक और भी पहलू है जो जहां चीन आ जाता है। हम शायद चीन की बात करेंगे, पर इसमें मैं ये लाना चाहता हूं कि क्योंकि भारत ने ऐसा किया, चीनी जो लीडर्स थे, जो विशेषज्ञ थे, वो भारत को ये समझते थे कि अभी समझते हैं कि भारत में एक मानसिकता गुलामों की मानसिकता है, और ये एक चीन को भारत को समझने में बहुत बड़ी कमी रही है, क्योंकि चीन ये मानता है कि भारत ने गुलामी को स्वीकार किया, भारतीयों ने गुलामी को स्वीकार किया। वो भी गुलाम देश था, पर उन्होंने अपने इतिहास को इस तरह से पेश किया कि उन्होंने तो लड़ाई की, पर भारत के जो भारतीय थे भारतीय सेनानी, वो अंग्रेजी सेना में शामिल होकर अंग्रेजों की जो हुकूमत को आगे बढ़ाते थे। भारत के से जो सिख सोल्जर्स थे वो शंघाई में भेजे गए। तो इसमें एक चीन है शायद जो कि भारत को इसके कारण एक ऐसी निगाह से देखता है जो कि नहीं देखी जानी चाहिए। मैं यहाँ रुकूंगा। जी सर। दूसरा विषय जो हमारे लिए बहुत ही निर्धारक रहा है वो है भारत के चीन के साथ रिश्ते। चीन में एक लंबा सिविल वॉर चला। हमारी आज़ादी के 1 बरस बाद ही वहाँ पे फाइनली एक पॉलिटिकल एंटिटी स्टैब्लिश हुई। क्यूमिनतांग चले गए, तब वो फार्मोसा कहलाता था, अब ताइवान कहलाता है। अभी हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की। और भारत के जो रिश्ते हैं चीन और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शुरुआती दौर में बड़े अच्छे रहे। हमने पंचशील के सिद्धांत को लागू किया, लेकिन 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया, हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, और तब से लेके अब तक वो एक ठंडापन बरकरार है और सीमा को लेकर भी झड़प लगातार जारी है। मुझे ध्यान है, मैं बहुत छोटा था जब राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री पहली मर्तबा चीन गए थे, तो वो चाइना की वॉल पे उनकी तस्वीर और तब बड़े बड़े लेख लिखे गए थे। उसके बाद से बहुत तमाम कोशिशें हुई, लेकिन तमाम झगड़े भी लगातार होते रहे हैं, चाहे वो वीज़ा स्टेपल करने को लेके हो अरुणाचल प्रदेश का, या लेह लद्दाख वाले एरिया में जो झड़प हुई डोकलांग वाले इलाके में उसको लेके हो। तो इन रिश्तों को हम कैसे देखें समझें? एक तो देखिए, और यहाँ पे मैं एक स्पष्ट कर दूं कि एक तो हाइपर इंटरनेट नेशनलिज्म है ना। इंटरनेट पे जो कुछ भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पे हम बहुत जोश से भर जाते हैं और कुछ भी करें, हम यहाँ हमला कर दें, उसको कुचल दें, आधी रोटी कम खाएं। पर डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। देश भी इस तरह की उत्तेजना से नहीं चलता है। सब में देशभक्ति है, सब में उत्साह है, सब में बुद्धि भी है। तो मैं इसके कंटेक्स्ट में आप लोगों को समझना चाह रहा हूँ, उस इंटरनेट हाइपर नेशनलिज्म से इतर लोग ताकि समझ पाएं भारत चीन के रिश्ते, उनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ बने बिगड़े और अभी वो कहाँ खड़े हैं। विष्णु प्रकाश जी बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जी। विष्णु प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय में 2 महा एक्सपर्ट हैं, महाविद्वान हैं चीन के मामले में। एक हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, और मिस्टर श्याम सरन जी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे जी। इन दोनों ने चीन की मानसिकता पे बड़े विस्तार से लिखा है। और शिवशंकर मेनन साहब की अभी कुछ दिन पहले ही एक उनका लेख था जिसमें उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि भारत और चीन का एक हिस्ट्री है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाए। बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे नेहरू जी और उससे पहले टैगोर चीन की प्रशंसा करते रहते थे और हम हिंदी चीनी भाई की बात करते थे, पर जो दिल में कुछ जो चीन का था भारत के प्रति, जो वो हम कभी नहीं समझ पाए और चीन हमको नहीं समझ पाया। तो ये एक बहुत ही एक आई ओपनर भी है और अफसोस की बात भी है और चैलेंज भी है। क्यों नहीं समझ पाए? 2 कारण है। चीन एक तो अपने आप को समझता है कि मिडिल किंगडम कहते हैं, चुगाकू, अगर मैंड्रिन में कहा जाए चुगाकू मिडिल किंगडम, और ये चीन में समझा जाता है। उन्होंने इतिहास को इस तरह से पेश किया है कि चीन
एक सुपीरियर चीनी रेस, एक सुपीरियर रेस, और उनका जो मैंडेट है, मैंडेट फ्रॉम हेवन है, स्वर्ग से आदेश है, स्वर्ग से उनके पास एक ताकत है कि वो रूलर्स हैं, और वो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जैसे होता है उसमें टॉप पे है और बाकी देश सबऑर्डिनेट होने चाहिए। तो ये उनकी मानसिक स्थिति है। जब चीन आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी तो वो अपने मन की जो में था वो दबाए रखते थे, और खासतौर पे तंग शाओपिंग ने तो कहा था कि आप अपनी मुट्ठी बंद रखें, आपके दिल में क्या है वो मत बताएं, और आप आर्थिक विकास पे जोर दें। जब से शी जिनपिंग आए हैं तो वो एक जो मुखौटा था वो हट गया है, और वो चीन की सेंचुरी बनाना चाहते हैं, और उसमें उनको एक ही अड़चन है कि एशिया में अगर कोई ताकत है जो कि चीन के बराबरी आज नहीं कर सकती पर कल कर सकती है, वो भारत है। तो चीन का इस रुझान, ये एक उनका पॉलिसी है कि भारत को किसी तरह से ऑफ बैलेंस किया जाए, भारत को एम्बैरेस किया जाए। इससे पहले भी, ये तो मैं आज के टाइम पे आ गया हूं, पर शुरू से ही जो, जैसे मैंने कहा, चीन भारत को हीन निगाह से देखता था। चीन को लगता है कि प्रजातंत्र जो है एक वेस्टफुल है, नॉइजी है, भारत एक गुलाम की मेंटेलिटी, मानसिकता है। और जो उन्होंने नेहरू जी के बारे में अंदरूनी उनकी असेसमेंट थी, वो अगर धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो उसे ये देखा जाता है कि काफी हम फेस वैल्यू पे जा रहे थे, हम चीन का इतिहास नहीं समझ पा रहे थे, हम चीन के जो मंसूबे थे वो समझ नहीं पा रहे थे, और जो एक हम ग्रैंड जेस्चर करते रहे हैं, जैसे कि तिब्बत ले लीजिए, हमने बिना कुछ मांगे एक ग्रैंड जेस्चर किया कि चीन, जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। अब इतनी बड़ी चीज हमने कर दी और उसके लिए कुछ भी उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं किया, पर चीन ग्रैंड जेस्चर्स को कमजोरी समझता है। जब आप नेगोशिएशन की बात करते हैं तो कमजोरी समझता है। और आखिरली चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एक अब पता लगा है कि 1950 में, 1951 में अमेरिका ने विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की एम्बेसडर थी यूएसए में, उनको एक तरह से सजेशन दिया कि अमेरिका और पश्चिमी ताकतें ताइवान की जगह, जो आज का ताइवान है, ताइवान की जगह भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर बनाना चाहती हैं। तो उसके लिए भारत को टोया गया। तो इसमें राजीव डोगरा साहब एक हमारे राजदूत हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी है, जहां उन्होंने वर्णन किया है कि विजय लक्ष्मी पंडित जी ने प्रधानमंत्री नेहरू को खत लिखा, कहा कि देखिए एक बड़ी अजीब सी घटना है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, पर कुछ ऐसा, ये नहीं कि खुशी की बात है, या देखिए ये एक ऐसा प्रस्ताव है, बड़ी अजीब सी घटना है कि अमेरिकी ये कह रहे हैं। और नेहरू जी का खत वापस जाता है कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो चीन क्या कहेगा। हमको चीन के लिए सीट चाहिए, ये अगर उसके बाद भारत को मिलती है तो दूसरी बात है। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री तो भारत के थे, बहुत ही देश प्रेमी थे, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मुझे गलत ना समझिए, पर एक वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन मानते थे, वो अपने आप को एक एग्जाम्पल, रोल मॉडल बनाना चाहते थे कि चीन क्या कहेगा। साहब, आप प्रधानमंत्री भारत के हैं, आपको भारत के हितों की ज्यादा परवाह है, पर उनको अपनी इमेज का भी काफी था। तो ये पढ़ा जाता है, माना जाता है कि यूएसएसआर ने भी कहीं किसी जमाने में 3-4 साल के बाद थोड़ा टोया भारत को, पर भारत ने स्वीकार भी किया। और तो भारत ने अपनी तरफ से बहुत ग्रैंड जेस्चर किए, चीन उसको कमजोरी समझता है, और आज के दिन भारत और चीन की आर्थिक ताकत, मिलिट्री ताकत में बहुत फर्क पड़ गया है, जो कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहते हैं। और यही एक कारण है, एक बड़ा कारण है इस वक्त जो टेंशन है उसका। जी,
कमर आगा साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ब्रिटेन और भारत के रिश्तों पर भी आपका पक्ष नहीं ले पाया था और अगले सवाल चले गए। सो नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू बोथ, फर्स्ट इंडिया एंड ब्रिटेन एंड देन वील कम टू दिस। तो हम उसको पैच कर देंगे, वहाँ पे क्लब कर देंगे। नहीं, ब्रिटेन के लिए मैं समझता हूँ कि एम्बेसडर विष्णु सेन ने बहुत विस्तार पूर्वक दोनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा। मैं केवल इतना चाह रहा था कि क्योंकि हमारा कल्चरली एंड एजुकेशनली हमारा पूरा ब्यूरोक्रेसी, हमारा स्ट्रक्चर जो बना था आज़ादी के बाद, वो अंग्रेज़ों के साथ का बनाया हुआ था, अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ था, पश्चिमी देशों से जुड़ा था। फिर हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी, रूल ऑफ लॉ था, वो भी हमको उनकी तरफ लेके जाता था। इसी कारणवश मैं समझता हूँ कि उसको भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रखी और उनके साथ कंटैक्ट रखा। रशिया से हमारा दूसरी तरह के संबंध थे, टेक्निकल कोऑपरेशन था, मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया था, जो कि पश्चिमी देश हमको सैन्य मदद देने पे तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी वो उस तरीके से नहीं करना कर रहे थे जैसा हम चाहते थे। तो इसलिए हम लोग रशिया के साथ जाके जुड़े, हमारे हित उनके साथ जुड़ गए। लेकिन ये था कि भारत एक संतुलन बना के रखना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि कोई कन्फ्रंटेशन उसका पश्चिमी देशों से हो, और साथ में वो सोवियत यूनियन के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाह रहा था, जिससे उसको दूसरी तरह के फ़ायदे हो रहे थे। और इस वक्त क्योंकि वो किसी अमेरिकन और यूरोप, अमेरिका एक बड़ी पावर शक्ति के रूप में इमर्ज हो चुका था, जिसका प्रेशर ये था कि आप जो मिलिट्री अलायंस हैं उसको ज्वाइन कीजिए, और पाकिस्तान ने ज्वाइन कर ही लिया था। पाकिस्तान सेंट्रो का मेंबर बन गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो कोल्ड वॉर जो थी वर्चुअली हमारे बॉर्डर पे आ गई थी। तो इन सब को देखते हुए, लेकिन एक ही तरीका था कि कन्फ्रंटेशन ना हो, कोई झगड़े नहीं हो किसी के साथ, हम अपना जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है वो आगे बढ़े। इस वजह से तो वेस्ट के साथ भी हमने अपने संबंध बना के रखा। चाइना का जहाँ तक सवाल है, चाइना एक बहुत मुश्किल, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारे संबंध हमेशा से शुरू से उनको इस बात का डर था कि भारत एक, जैसा कि एम्बेसडर सोम ने बताया, कि भारत एक शक्तिशाली देश इमर्ज हो रहा है। और भारत के उस समय भी संबंध, हमारे पास पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, लेकिन एक लीडरशिप हमको हासिल हो गई थी और वो लगातार बढ़ती जा रही थी। नॉन अलाइन मूवमेंट का गठन के बाद से तो लगभग 100 देश से भी ज़्यादा भारत के साथ जुड़ गए थे और भारत उनके साथ जुड़ा हुआ था। और हम लोग उनके लीडरशिप, भारत उनके जो कॉज थे, चाहे वो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल हो या डेवलपमेंट के काज हो, यूनाइटेड नेशंस में भी उठाता था और नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत भी उठाता था। चाइना को ये लगता था कि एक बड़ी लीडरशिप हिंदुस्तान के पास है, तो वो नहीं चाहता था कि यार। दूसरी बात ये कि वो अपना स्कोर भी सेटल करना चाहता था। उसको पहले से प्लान रहा होगा कि वो अक्साई चीन और दूसरे जो एरियाज़ हैं उस पर अपना कब्ज़ा बनाना, जो उसने न केवल भारत के साथ किया बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स उसके बने। दूसरी बात ये थी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की थी उसमें नेशनलिज्म काफ़ी डीप रूटेड है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में। पब्लिक लेवल पे देखा जाए तो रिश्ते इतने बुरे नहीं थे। राज कपूर जो फिल्म थी आवारा श्री 420, वहाँ इतनी पॉपुलर थी जिसकी चीन के अंदर लोग गाने गाते थे वहाँ के ऊपर। और जब वो गए हैं वहाँ पे, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया आम जनता ने वहाँ पे। फिर उसके अलावा ये भी था, आज भी वहाँ पे आमिर खान की फिल्में जो हैं वो बेइंतहा पॉपुलर हैं चाइना के अंदर। तो हमारा पार्टी जो है वो एक किसी भी सूरत से, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो नहीं चाहती कि पब्लिक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़े या इस किस्म की कोई चीज़ हो जिससे कि संबंध अच्छे बन सकें। वो हमेशा अगर संबंध अच्छे बनने भी लगते हैं तो कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि जो हम आगे बढ़ते हैं वो फिर पीछे हो जाता है। और भारत की हमेशा कोशिश ही रही कि जंग ना हो, हालांकि जंग हुई, उसमें भारत का नुकसान हुआ। और फिर उसके अलावा ये भी रहा कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, परमानेंट मेंबरशिप ज़रूर ऑफ़र हुई थी, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप के साथ शर्तें भी थीं। शर्तें ये थीं कि आपको वेस्टर्न, पश्चिमी कैंप को ज्वाइन करना पड़ रहा था।
तो भारत जो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर से उसने अपने को अलग हटाया। ये अलग अलग व्यूज़ हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्योंकि अगर वो उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता अमेरिका की मदद से, तो फिर उसको पश्चिमी कैंप को पूरी तरीके से ज्वाइन करना पड़ता। भारत के लिए ये था कि वो खुद भी आज़ाद हुआ, औरों की भी आज़ादी और डेवलपमेंट, केवल अपना ही नहीं बल्कि ये पूरे अंडर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिसको कहा जाता है उसका डेवलपमेंट और एक लीडरशिप का सवाल था उसके सामने, जो नेहरू जी के सामने था। कहाँ तक सही है क्या गलत है ये आने वाला समय और बताएगा, लेकिन ये था कि चाइना के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहीं और आज भी वो उसी तरीके से बनी है। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि किसी भी सूरत से भारत एक आत्मनिर्भर या एक डेवलप नेशन के रूप में इमर्ज ना हो। हालांकि उनकी इन सभी कोशिशों के बावजूद मैं समझता हूँ कि भारत लगातार आगे तरक्की कर रहा है, एक बड़ी इकनॉमी और एक बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज कर चुका है। अच्छा, देखिए चीन का जिक्र हुआ, राज कपूर साहब हमारे महान शोमैन, उनका जिक्र हुआ और मुझे बरबस रूस याद आ गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं ये समझना चाहता हूँ, आप लोगों ने बड़ी दिलचस्प चर्चा की यूएन की परमानेंट मेंबरशिप और चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप को लेके कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे, हमने डेमोक्रेसी का जो फॉर्म अडॉप्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अडॉप्ट किया, वो ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हम कह देते हैं, पर जो यूरोप का जो वेस्ट ब्लॉक था उसको ज़्यादा हमने इमिटेट किया। फिर वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से भारत रूस के करीब आया? क्या इसमें इस बात की भूमिका थी कि जब नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद जब यहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स में एक टसल चल रही थी, जो पहला यंग टर्क ब्लॉक कहा जाता है, सुभाष बाबू और उनके नेतृत्व में समाजवादी थे, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी, ये टसल चल रही थी। और तभी हम जब नेहरू की जीवनी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरह से बहुत सारे यूरोपियन देशों के दौरे कर रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे और एक समझ बना रहे थे। तो नेहरू का जो पूरा कंस्ट्रक्ट आता है उसमें बोल्शेविक क्रांति और सोशलिज्म का एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है, जो बाद में हमें जेपी और लोहिया की भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में दिखता है और बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने भी आते हैं अलग अलग ढंग से। क्या ये एक वजह थी, या उस समय की 1971 की हमारी स्थिति ये थी, 1962 में हमें जब झटका लगा तो उसके बाद हमने गियर चेंज किए अपने डिप्लोमेसी की और हमें समझ में आया कि सिर्फ नॉन अलाइन मूवमेंट और एक यूनिवर्सलिज्म वाला जो भाव है इससे काम नहीं चलेगा, सच्चाई कुछ और है। और हम जानते थे कि अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान का तरफदार है, चाहे वो वेपनाइजेशन का मामला हो, चाहे वो जनरल अयूब के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो, तो रशिया हमारे लिए एक नेचुरल एलाय था। क्या था ये मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि तमाम दुनिया से नज़दीकी के बावजूद रूस आज भी हमारा सामरिक सहयोगी बना हुआ है। एडमिरल गोर्शकोव से लेके जो तमाम हमारी उनके साथ रणनीतियां बनती हैं, गठबंधन होते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया भले ही कुछ भी हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से डेमोक्रेसी का और सबका पाठ पढ़ाती रहे कि आप यूक्रेन के मामले में खुल के रूस की आलोचना कर रहे हैं कि नहीं, पर भारत ने अपनी विदेश नीति का ख्याल रखा। इस पर मैं जानना चाहता हूं। कमर आगा साहब आपसे शुरुआत करेंगे। विष्णु प्रकाश जी से तो खूब सारे सवाल पूछेंगे क्योंकि इनकी लंबे वक्त तक 2 बार विस्तार से पोस्टिंग रही है। सर, वी विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम। देखिए कई चीज़ें थी। एक तो फॉरेन पॉलिसी में होता है बदलाव नहीं आते एकदम से, कंटिन्यूटी एंड चेंज होता है, धीरे धीरे बदलाव आते हैं जी। और हम देख रहे हैं कि सन 47 से लेके अब तक, यानी आज़ादी के बाद से लेके अब तक बदलाव आते रहे हैं धीरे धीरे उनके बने। दूसरी चीज़ ये कि एम्फेसिस जो था पहले भी और आज भी वो एक चीज़ पे था, वो ये था कि ऑटोनॉमी, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी भी दूसरे देश का दखल दरअंदाजी जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो भारत के हित में है उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 2 गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी के, और नेशनल हित में काम करने के लिए होगा। नेशनल हित में ये हो गया था कि कोल्ड वॉर जो थी वो बिल्कुल हमारे सर पे, जिसे कहना चाहिए, आ गई थी। सेंटो एंड ट्रीटी, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटो, इनका गठन हो गया था। चारों तरफ से भारत घिरा हुआ था, पाकिस्तान
जो था पार्टीशन के बाद से पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के साथ अलायंस उसने कर लिया था, और शुरू से ही टेंशन बना हुआ था पाकिस्तान से। एक तरफ तो उसने आज़ादी के फ़ौरन बाद कश्मीर के एक अंग पर, एक पार्ट पे कब्ज़ा कर लिया, फिर उसके अलावा बराबर टेंशन रहा एंड ये झगड़े चलते रहे पाकिस्तान से। हालांकि पूरी कोशिश रही, नेहरू जी वहाँ गए भी और कोशिश की कि बातचीत से मसलों का हल निकले, लेकिन कभी निकला नहीं। फिर उसके बाद हमने 62 की जो भी वार हुई उसमें भी जिस तरीके से हम लोग को परेशानियां उठानी पड़ी, और जिस तरीके से किया कि पॉलिसी ये थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, सेना का जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए था या डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं किया। नेहरू जी का विश्वास था कि वो बातचीत के माध्यम से चाइना को मना के रखेंगे और चाइना भारत पे हमला नहीं करेगा। हिंदी चीनी का पूरा भाई भाई का दौर चलता रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन चाइना की नीयत और नीति दोनों बिल्कुल अलग थी, और वो भारत के डेवलपमेंट के सख्त खिलाफ था। उसको पसंद भी नहीं था कि भारत एक शक्ति के रूप में इमर्ज कर पाए। पहले भी और आज भी वही नीति है, उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये था कि सोवियत यूनियन से हमें मदद मिल रही थी। वो एक मिलने की वजह से हमको सैन्य मदद की भी ज़रूरत थी 62 के बाद से ख़ास तौर से, हालांकि उससे पहले से आने लगी थी, और कि दोबारा से आर्मी का विस्तार किया जाए। इंदिरा जी के पीरियड में ये हुआ। फिर उसके अलावा ये भी था कि एक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन की इंदिरा जी ने अपने को पूरी तरीके से सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी हद तक अलाय कर लिया था। उसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि पाकिस्तान के साथ ये कि चाइना, दोनों की जो राइवलरी और इनके बढ़ते हुए रिश्ते, और फिर दूसरी बात ये थी कि एक और बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था बांग्लादेश का गठन। बांग्लादेश के गठन में हमें पूरी तरीके से ज़रूरत थी कि ये लग रहा था कि 71 में के आसपास जिस तरीके से पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहे थे भुट्टो के आने के बाद, और बांग्लादेश के अंदर खास ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट को दबाया जा रहा था। वहाँ पे जिस तरीके से आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर बड़ी संख्या में भारत के अंदर पलायन हुआ वहाँ से लोगों का के अंदर। तो उन सब को देखते हुए ये हुआ कि ट्रीटी जो थी हमारी काम आई, और हमको सोवियत यूनियन से पूरी मदद मिली 71 की वार में। हालांकि उससे अमेरिका बहुत नाराज़ था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का विभाजन हो या दो टुकड़े हों, लेकिन भारत ने खुल के बांग्लादेश का समर्थन किया, वहाँ के जो मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया, और बांग्लादेश का गठन हुआ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए और किसी भी कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें कि बांग्लादेश का बना, अब अगर भारत की सपोर्ट नहीं होती तो बांग्लादेश का गठन भी नहीं हो पाता, और लाखों लोग मरते और करोड़ों लोग यहाँ पे और आते, उनका पलायन होता, और भारत की भी इकनॉमी पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और बांग्लादेश की बंगालियों की जो ईस्ट बंगाल था उसकी जो गठबंधन थी वो सभी जानते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट था जिसमें मिसेस गांधी ने बहुत टाइमली डिसीजंस लिए और सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की। उस वक़्त से लेके आज तक, जैसा आपने बात की, हमेशा हमने जब भी देखा हमारे पास कोई क्राइसिस आती है या कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले मदद हमको सोवियत यूनियन से मिलती है। सोवियत यूनियन के लिए भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए जितना वो इम्पॉर्टेंट है, पहले सोवियत यूनियन था, अब रशिया, उतना ही इम्पॉर्टेंट, उससे बल्कि उनके लिए भी इंतहा इम्पॉर्टेंट है। न केवल इसलिए कि हम आर्म्स सेल्स और ये सब चीज़ें हैं, हम उनसे ख़रीदते हैं, सैन्य मदद लेते हैं, फिर या उसके अलावा हमारे साथ उनका बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। ट्रेड हमारा आज भी पश्चिमी देशों से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके साथ इतना नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे बढ़ना है, स्कोप है, आने वाले समय में वो बढ़ेगा। तो लेकिन ये था कि उनके लिए ये था कि अगर भारत भी पश्चिमी देशों को ज्वाइन कर लेता है तो ये बहुत बड़ा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा वेस्ट एशिया, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये सारा ब्लॉक जो है एंटी सोवियत यूनियन होता उस समय में, या एंटी रशिया होता,
और फिर चाइना का जो इस तरीके से विस्तार वाली नीति थी जो बढ़ रही थी उस समय तक, चाइना के रशिया के टूटने के बाद संबंध अच्छे हुए हैं, उससे पहले तो संबंध उनके अच्छे थे नहीं। बॉर्डर पे झड़प भी हुई है उनकी भी आपस में। जी, बाद में क्लैशेस भी हुए हैं, वो सब हुआ। तो वो उनके लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोनों के नेशनल इंटरेस्ट में था कि एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, और वो संबंध मैं समझता हूँ कि लगातार आगे बढ़ते रहे और आज भी वो उसी तरीके से बरकरार है। फिर विष्णु प्रकाश सर, आपके तो 2 कार्यकाल रहे हैं वहाँ पर, आप बताइए। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा हटके टिप्पणी करना चाहूँगा, और ख़ासतौर पे इसलिए कि आपका जो शो है बहुत गहराई में जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मास्टर क्लास है आपका शो। देखिए, 2 शब्द हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो कि बहुत अहम है। एक है ट्रांजैक्शनलिज्म, ट्रांजैक्शनल लेन देन, और दूसरा है पावर पॉलिटिक्स। अब हम अब तक पावर पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं पास्ट टेंस में कह सकता हूं कि आज हम इस स्थिति में हैं जो पावर पॉलिटिक्स समझते हैं। जो हमारे जो नेता थे, वो खासतौर पे पंडित नेहरू और गांधी जी, वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी मॉरलिस्टिक पॉस्चर के थ्रू देखते थे कि ठीक क्या है, गलत क्या है, सभ्य क्या है, असभ्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मॉरलिस्टिक पॉस्चर। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो, उसमें मोरालिटी काम नहीं आती है, उसमें पावर पॉलिटिक्स काम आती है कि मेरे हित में क्या है, तुम्हारे हित में क्या है। हम ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स को समझते थे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। पर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में लेन देन ही एक फाउंडेशन है, और जहां आपका हित होता है, आपका हित की रक्षा करना, अपने हितों को आगे लेके जाना, यही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का खेल है जी। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमको जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हुई, उसमें जाहिर है कि उसको कोई मुफ्त में नहीं मिलेगी। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो जाहिर है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो इसमें जो हमको अपने हितों की रक्षा करने का जो अंदाज है वो अब समझ आया है, और काफी सेटबैक्स के बाद समझ आया है। पर ये शुरुआत हो गई थी मिसेस इंदिरा गांधी के जमाने में, जब हम कहते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष थे, हम जो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, ये है। पर ये हकीकत ये है कि आप कहते वो हैं जो कहना चाहिए, करते वो हैं जो करना चाहिए। और इसमें जो हमने 1971 का जो समझौता किया यूएसएसआर के साथ, वो रियल पॉलिटिक का एक, प्रैक्टिकलिटी का एक, पावर पॉलिटिक्स का एक नतीजा था कि हम अपने आप को गुटनिरपेक्ष भी कहते थे, पर हकीकत यह है कि हमने एक मिलिट्री अलायंस एक तरह से स्थापित की थी क्योंकि वो हमारे राष्ट्र हित में था। तो हम अब धीरे धीरे ये समझने लग गए हैं कि कोई भी कार्य हो, कोई भी स्टेप हो जो कि राष्ट्र हित में हो, वो उसके लिए कोई कीमत भी अदा करनी पड़ी तो वो करेंगे। और यही सफलता की कुंजी है। अब जो आप सवाल पूछ रहे थे कि हम सोवियत संघ के करीब क्यों गए, वो इसलिए गए कि जैसे हमारी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने तो सीटो सेंटर ज्वाइन कर लिया था, और हम हमारे नेताओं का झुकाव सोशलिज्म की तरफ था, और वो जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो शीत युद्ध बेसिकली डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म की लड़ाई थी। और उसमें सब कोशिश ये थी कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर को काबू किया जाए, और चीन एक तरह से कम्युनिस्ट यूएसएसआर
की तरफ देखा करता था, क्योंकि चीन एक छोटी ताकत थी उसमें। हमारे नेताओं का झुकाव सोशलिज्म की तरफ था, और यूएसएसआर को था कि अगर भारत उनके साथ जुड़ता है तो एक बड़ा देश होगा जो कि कम्युनिस्ट नहीं है। तो यूएसएसआर को अपना इंटरेस्ट था, भारत को अपना इंटरेस्ट था, और एक तरह से क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डिनायल हुई हमको वेस्ट की तरफ से, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो 1962 की लड़ाई हुई है चीन के साथ, उसमें यूएसए ने हमारा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। 1971 तक तो बिल्कुल हालात बदल गए थे, पर क्यों बड़े कारण थे कि पाकिस्तान एक तरफ जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना कि नॉन अलाइनमेंट इमोरल है, भारत के खिलाफ के मंसूबों पे उनको जो शंका थी वो थी, भारत चीन के साथ की सपोर्ट कर रहा था, उससे शंका हो रही थी। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हमको हमारा धीरे धीरे यूएसएसआर के साथ दोस्ती होती गई और हम पश्चिमी देशों से थोड़े दूर होते गए। आखिरली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ रशिया यूएसएसआर नहीं है। मैंने यूएसएसआर में पोस्टिंग की है, मैंने रशिया में पोस्टिंग की है, मेरा रशिया के साथ, रूस के साथ एक तरह से बड़ी अटैचमेंट है। पर आज की जो स्थिति है उसमें हमको एक बड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि कहाँ रूस एक बड़ी ताकत थी, चीन एक छोटी ताकत थी, आज पासा पलट गया है। चीन एक बड़ी ताकत बन गई है, रूस एक छोटी ताकत है चीन के कंपैरेटिवली, और रूस की जो निर्भरता है वो चीन पे बढ़ती जा रही है। तो आगे क्या हमारा वही रूस के साथ रिश्ता रह सकता है, इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि जो चीन सपोर्ट कर रहा है रूस को, उसको रूस को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मैं वही बात दोबारा कह रहा हूं कि ये सब पावर पॉलिटिक्स है, ये ट्रांजैक्शनल है, कुछ भी दोस्ती परमानेंट नहीं है, सिर्फ आपके राष्ट्रीय हित परमानेंट है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो करना होगा कोई भी राष्ट्र करेगा। विष्णु प्रकाश जी, मैं एक थोड़ा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आपकी जब हम शूट शुरू करने से पहले जो बात कर रहे थे, पहली जो पोस्टिंग रही थी रूस में, सोवियत संघ था तब वो, और दूसरी रही थी तब वो रूस हो चुका था, सोवियत संघ का विघटन। तो आपको इमीडिएटली क्या चेंज दिख रहा था, अगर थोड़ा सा आप अपने तजुर्बे से बता सकें। रूस रात को एक कम्युनिस्ट देश था, सुबह उठा तो डेमोक्रेसी बन गया। इस तरह एक इतना अद्भुत एक भूकंप, राजनीतिक भूकंप आया। आप ये समझें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो चल रहा है, और वो एकदम से यू टर्न ले ले तो क्या होगा, ट्रॉमा होगा। रातों रात रूसियों की जो आमदनी थी वो खत्म हो गई, उनके जो रूबल की कीमत खत्म हो गई, उनकी पॉलिसीज, उनको एक दिन बताया जा रहा था कि कम्युनिज्म है, ये सब कुछ है, अगले दिन प्रजातंत्र की बात हो रही थी। तो जब मैं दोबारा ब्रेकअप के बाद गया रूस में, तो एक तरह से रूस अपनी आइडेंटिटी खो चुका था, ट्रॉमेटाइज था, और छटपटा रहा था, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व की पहचान नहीं हो रही थी। पर एक मैं आपको जरूर दिलचस्प किस्सा बताना चाहूंगा कि मैं शायद आपको जिक्र कर रहा था कि ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का निर्णय था कि जब रूस का यूएसएसआर का विभाजन हुआ है, उसके बाद हम एक ऐसे देश है जो कि हर एक नए रिपब्लिक में, नए देश में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, और हमारा खास तौर पे व्लादिवोस्तोक में प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि व्लादिवोस्तोक के साथ हमारे पुराने संबंध थे। हमारी जो नौसेना थी उनको ट्रेनिंग वहां मिलती थी, हमने उनसे हथियार और समुद्री जहाज वगैरह लिए थे। पर व्लादिवोस्तोक एक क्लोज सिटी था, जो कि रशिया बनने के बाद वो कि उसको ओपन किया गया, और मैं दुनिया का सबसे पहला कॉन्सुल जनरल था
जो कि रशिया पहुंचा, व्लादिवोस्तोक पहुंचा, और मेरी पोस्टिंग हुई न्यूयॉर्क से व्लादिवोस्तोक। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने देखा नजारा कि व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट एक तबेले की तरह था। मैं आपको एग्जेजरेट नहीं कर रहा, एक काउ शेड या तबेले की तरह था। उससे पहले एक हरिकेन आया था, जानवर थे एयरपोर्ट पे, एक शेड था जहां की सामान उतरता था, घास उगी हुई थी। और मैं न्यूयॉर्क से गया था पोस्टिंग पे क्योंकि मैं पहला कॉन्सुल जनरल था। तो टारमेक पे मुझे जर्नलिस्ट रिसीव करने आए हुए थे और सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा, और मैं 9 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके आया था मॉस्को से व्लादिवोस्तोक। हड्डियां हिल गई थी, कुछ खाने को नहीं मिलता था, बुरा हाल था। तो मुझे पूछा गया कि कॉन्सुल जनरल साहब, आपका स्वागत है, आपको न्यूयॉर्क और व्लादिवोस्तोक में कोई फर्क नजर आता है क्या? तो मैंने दोनों तरफ मुंह करके देखा और कहा कि नहीं साहब, न्यूयॉर्क और व्लादिवोस्तोक में कोई फर्क नहीं है। तो सौरभ जी, आप विश्वास कीजिए, मैं रातों रात इतना लोकप्रिय हो गया, मुझे हेडलाइंस मिली, वेलकम इंडियन कॉन्सुल जनरल, इंडियन कॉन्सुल जनरल आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क और व्लादिवोस्तोक में कोई फर्क नहीं। अमेरिकियों ने मुझे कभी माफ नहीं किया। अमेरिकी 1 हफ्ते के बाद वहां पहुंचे, पर उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो पूरा जहाज लेके आए हैं, आप पहले कॉन्सुल जनरल कैसे बन गए? मैंने कहा भैया, मैं तो सूटकेस लेके आया हूं, जहां मेरा सूटकेस आया मैं वहीं झंडा फहरा रहा हूं, तो मैं पहला कॉन्सुल जनरल। कमाल है। अच्छा जी, तो हमने रूस पर बात कर ली और रूस की बातचीत के क्रम में बार बार अमेरिका का जिक्र आ ही रहा है। वो सारी चीज़ें छिपी नहीं हैं कि अमेरिका ने कैसे अभी मैं पिछले दिनों ही कुछ चीज़ पढ़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, और उस पर चूँकि लगातार नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं सामने कि पर्ल हार्बर के अटैक के बाद किस तरह से अमेरिका को लगा कि वो एक डिस्टेंट पावर बन के नहीं रह सकता है। वो शामिल होता है युद्ध में, युद्ध का कोर्स बदलता है, फिर उनको लगता है कि दे आर द मोस्ट पावरफुल country in the world and the protector of democracy and so called liberal values। पर बाद में हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जो शुरुआती रिश्ते थे वो इतने तनावपूर्ण थे। एक उदाहरण से कि आज की तारीख में किसी विपक्षी नेता पे इल्ज़ाम लगाना होता है तो कह जाता है कि साहब पाकिस्तान चले जाओ, ये पाकिस्तान का पिट्ठू है, ये कम्युनिस्ट पिट्ठू है, चीन का पिट्ठू है। और उस दौर में कहा जाता था कि ये अमेरिकी एजेंट है, ये CIA का एजेंट है। ये विपक्षियों पर कांग्रेसियों के द्वारा इल्ज़ाम लगता था, बड़ी गंभीरता के साथ लगता था, और इसको एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता था इस देश में पहले 3-4 दशक में कि ये अमेरिकी एजेंट है। फिर हमने वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े सुने हैं, जिसमें हेनरी किसिंजर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 1971 की जंग में भी वाकिफ़ हैं कि कैसे अमेरिका की नौसेना अपना बेड़ा रवाना करती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और फिर रोनाल्ड रीगन के बाद का दौर आता है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते को सुधरते हैं, पर वो कॉस्मिक चेंज ज़्यादा लगता है। और हमने जब पोखरण 2 किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो उसके बाद तो सेंक्शंस भी लगते हैं। फिर नई सदी में नया बदलाव दिखता है, जॉर्ज बुश और अटल बिहारी वाजपेयी, फिर जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह, और उसके बाद से वो लगातार सिलसिला चलता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम जो भारतीय विद्यार्थी हैं, जिनकी बुनियादी समझ है भारत की विदेश नीति की, वो भारत और अमेरिका के रिश्ते कि एक तरफ तो गेहूं आ रहा है, गेहूं नहीं आ रहा है, फिर शास्त्री जी वो ऐलान कर रहे हैं कि क्या हम इतने निर्भर हैं अमेरिकी गेहूं पर, हम एक दिन का उपवास रख लेंगे, और हरित क्रांति का भी प्रोसेस उसके साथ साथ चल रहा है। तो एक वो टसल भी है और कोएग्जिस्टेंस भी है। तो उसके बारे में बताइए कमर आगा साहब, विल स्टार्ट विद यू। देखिए सौरभ जी, उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, डेट है, 2 वाक़े जो हुए जिसकी वजह से भारत की विदेश नीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज आए और भारत की नेशनल यूनिटी में। वो 1979 है जी। 1979 में 2 चीज़ हुई, एक तो ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान का जी, दूसरा जो था सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान, ठीक बात। और फिर ये इन दोनों की वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे रीजन पे पड़ा और भारत पे खास तौर से पड़ा, इसलिए कि सोवियत इंटरवेंशन को डील करने के लिए, हटाने के लिए जो पॉलिसी आई वो जिहाद की आई कि जिहाद के माध्यम से इसको हटाया जाएगा, इस्लामिक
और एक अमेरिका उन इस्लामिक लड़ाकों को सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग तक CIA की और इन लोगों की दे रहा था। और उसमें कोशिश ये थी कि इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म अगर ये बन जाता है तो फिर उसके बाद सोवियत यूनियन का हार तय बात है। और ये इसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक और फिर उसके बाद वहाँ की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरेबिया और गल्फ खाड़ी के दूसरे देशों की मदद का आना और एक बहुत बड़ा एक मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट खड़ा हो जाता है। जी। दूसरी तरफ ये भी था ईरानियन रेवोल्यूशन, उसका भी इम्पैक्ट भारत को लग रहा था कि भारत पे आएगा, क्योंकि इस्लाम भारत में जो आया था वो सेंट्रल एशिया, ईरान होते हुए आया था। और शिया समुदाय हमारे यहाँ ठीक ठाक है भी और ईरान में भी होता, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसका कोई मिलिटेंसी या अभी तक नहीं, मिलिटेंसी के हिसाब से नहीं, मैं एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट के हिसाब से, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट के हिसाब से। वो जो जिहाद जो था उससे मिसेस गांधी काफ़ी डिस्टर्ब थी। और मुझे याद है कि हम लोग उनसे मिलने गए थे, JNU में पढ़ते थे, तो उसके बाद जब मुलाकात हुई उनसे रिजिग्नेशन मांगने गए थे उनके घर पे। ये 75-76 की बात है मेरे ख्याल से। जी, उसके बाद DPT उन दिनों प्रेसिडेंट हुआ करते थे या सीताराम येचुरी? जी, DPT उन दिनों में प्रेसिडेंट थे। तो उन्हीं ने उस वक्त जब उनसे रिजिग्नेशन वगैरह सब मांग लिया गया, तो उसके बाद हम लोग कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए बहुत इनफॉर्मल से बात करने लगी। तो उन्हीं ने कहा कि ये इम्पैक्ट दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा भारत पे आएगा। हालांकि उस वक्त आतंकवाद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनको इस बात का शुभा उस वक्त हो चुका था कि आएगा, और वो जानती थी कि पाकिस्तान इस रुख को बदल देगा। And she was right कि the way पाकिस्तान सपोर्टेड खालिस्तानी मूवमेंट, जी, पंजाब का पूरा सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और उसके बाद कश्मीर में जिस तरीके से ये जो दो मूवमेंट थे उसमें भारत ने अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन को भी सपोर्ट किया था। हालांकि यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म था हिंदुस्तान के अंदर, इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टी सबका ये था कि भाई सीधा सीधा सोवियत इंटरवेंशन है, भारत क्यों नहीं कंडेम करता। लेकिन उनका कहना ये था कि हम इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये एक बड़ी समस्या है, इस्लामिक जो जिहाद का जो नारा है, और ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, और वो हुआ जैसा कि आपने कहा। जी। दूसरी चीज़ ये, इस तब से अब तक आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा, कोई भी गवर्नमेंट आई है भारत के अंदर, एक ये आतंकवाद का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और वो लगातार आगे चलता चला जा रहा है। और हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हुआ, या जिस तरीके से पूरे भारत में 26/11 का जो इंसिडेंट है, बॉम्बे ब्लास्ट, और फिर उसके अलावा दुनिया भर के जो इंसिडेंट्स हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू बना रहा है हमेशा उसके लिए। सोवियत यूनियन टूट गया, मगर रशिया वहाँ पे आया, और ये समस्या वहाँ से विड्रॉवल भी हो गया सोवियत यूनियन का रशिया से, और टूट भी गया बाद में। लेकिन ये है कि आतंकवाद न केवल यहाँ रहा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र में फैला, सेंट्रल एशिया में गया, और वहाँ से कॉकेशस रीजन, और कॉकेशस के मतलब ये है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं सोवियत रशिया के अंदर, उसमें एक बड़ी समस्या बना वहाँ के ऊपर, उन तमाम रिपब्लिक्स में, चाहे वो चचनिया हो, दागिस्तान हो, या इस तरह की कई एक वहाँ पे हैं, जिसके अंदर एक रशिया ने एक दमन की नीति भी अपनाई और उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिली। फिर उसके अलावा तालिबान का सत्ता में आना, इस्लामिक गवर्नमेंट बनना, और वो सब हमारे सामने हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक लंबा दौर चलता रहा। और आतंकवाद जो है वो एक परमानेंट फिक्सचर सा बन गया है फॉरेन पॉलिसी का, इसलिए कि उससे जो नुकसान हुआ भारत को, या उससे जो समस्याएं आई हैं वो अता हैं, और उससे पूरा क्षेत्र के लिए, और फिर अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। अब नया दोबारा से तालिबान हम देख रहे हैं वहाँ पे आ गए। सोवियत यूनियन तो टूट चुका है, लेकिन यह है कि एक नया सोवियत यूनियन, पोस्ट सोवियत यूनियन, एक नई फॉरेन पॉलिसी का गठन हुआ, जिसके अंदर मैं समझता हूँ शायद बाद में बात करेंगे। जी विष्णु प्रकाश सर, आप तो अभी न्यूयॉर्क का जिक्र हो ही रहा था, अमेरिका में आपकी पोस्टिंग भी रही है। थोड़ा अब तो दरिया में बहुत पानी बह गया है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और भारत और अमेरिका बहुत ही एक दूसरे के नेचुरल एलाय नज़र आते हैं। बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा भी लगवा देते हैं, फिर जो बाइडेन साहब आते हैं तो उनके साथ भी
मैत्री स्टैब्लिश हो जाती, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ी पावर है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सॉफ्ट पावर भी है कि हमारे सारे कोडर्स तो सिलिकॉन वैली में रूल कर ही रहे हैं, तो वो सारी बातें हैं और बाकी फील्ड्स में भी कॉपरेशन बढ़ रहा है। पर ये रिश्ते बने बिगड़े कैसे और फिर कैसे बने, ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। इसमें दो चीजें हैं जी, जिनको मैं पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स कहता हूँ जी। पहले तो पुल फैक्टर की बात करते हैं। इसकी जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था 89 से 92 में, और उन दिनों चर्चा होती थी इट इज द इकोनॉमी कॉमा स्टूपिड। ये बिल क्लिंटन का नारा भी था इलेक्शन बिल के दौरान, क्लिंटन का नारा था, बिल क्लिंटन का नारा था, इट इज द इकोनॉमी कॉमा स्टूपिड। अमेरिका में जो जिनका बोलबाला है वो कॉर्पोरेट अमेरिका है, ओके, जहां की डॉलर इज सुप्रीम। तो मजे की बात यह है कि मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में कमर्शियल कॉन्सुल था जब 1991 में सबसे पहले हमारे रिफॉर्म्स थोड़े से शुरू हुए, और मुझे कहा गया, सब कमर्शियल कॉन्सुल्स को कहा गया कि आप इंडिया की इकोनॉमी को प्रमोट करें। सौरभ जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 15 दिन में, मैंने और मेरी टीम ने तकरीबन 1000 या 1100 ईमेल्स, टेलेक्सेस, ईमेल्स नहीं, फैक्सेस, टेलेक्सेस, लेटर्स, फोन कॉल्स, पता नहीं क्या क्या किए अपॉइंटमेंट मांगने के लिए, और मुझे 5 जवाब आए। उसमें से 1100 में से 5 जवाब आए, 3 ने मना किया, 2 ने मुझे, छोटी छोटी कंपनियों ने 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का टाइम दिया। वो था 1991। आज आप अगर एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में फोन करते हैं तो चांसेस है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई फोन उठा के कहेगा नमस्ते। ये फर्क है, और ये फर्क है इकोनॉमी में, क्योंकि सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्योंकि हम बड़ी तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, बन जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। तो वो एक बहुत भारी पुल फैक्टर है। दूसरा पुल फैक्टर हमारा डायस्पोरा है, हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, और आज के दिन तकरीबन 40 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं। तो उनका जो प्रभाव है वो भी फर्क पड़ रहा है। तो ये 2 पुल फैक्टर हैं। और पुश फैक्टर है जिसका नाम चीन है। जब से चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में दरार जितनी आती जा रही है, उतना ही भारत उनके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ये अमेरिका में पश्चिमी देश ये समझते हैं कि अगर चीन के बराबर कोई देश उभर सकता है वो भारत है। और वो ये एक कारण है कि भारत को का दर्जा, भारत की तरफ झुकाव, भारत के लिए इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये अमेरिका समझते हैं, कुछ समझते हैं जो विशेषज्ञ हैं, कुछ नहीं समझते कि भारत वो करेगा जो हमारे हित में है। और हमारे हित में ये नहीं है कि हम चीन के साथ दुश्मनी मोल लें, पर यह भी बड़ा ठीक बात है कि चीन हमारा दोस्त ना था, ना है, ना होगा। और चीन का मुकाबला करने के लिए एक देश अकेला नहीं कर सकता। आज के दिन अमेरिका भी अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए गठबंधन की जरूरत है। और भारत उस गठबंधन में का एक बहुत अहम लिंक है, कड़ी है, ये सब जानते हैं। थैंक यू विष्णु प्रकाश जी। अब रुक करते हैं अरब देशों का। तेल का खेल हम सब जानते हैं, तेल पर निर्भरता और इकॉनमी के साथ इसके कनेक्शन के बारे में अलग से टीका टिप्पणी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसलिए भारत और अरब देशों के साथ, ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ उनका रिश्ता, और इन रिश्तों के बीच में भारत का इजराइल के साथ रिश्ता, क्योंकि हम विस्तार से मास्टर क्लास के दर्शकों को बता चुके हैं 6 डे वॉर, उसके पहले की चीज़ें, उसके बाद की चीज़ें। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी हो तो आप वो एपिसोड देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विष्णु प्रकाश जी, आपका इजिप्ट में भी जो हमारे पास जानकारी मिली, आपकी पोस्टिंग रही है,
और चूंकि फिर आप ओवरऑल भी फॉरेन मिनिस्ट्री में कई पोस्ट पे रहे, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये रिश्ते कैसे बिल्ड हुए, क्योंकि एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट था जो लगातार चल रहा था, भारत वर्सेस पाकिस्तान, और इस पर भी हमारे देश की बड़ी नज़र थी कि ये भारत वर्सेस पाकिस्तान ऐसा ना हो जाए कि ऐसे भारत इज वर्सेस टू सम इस्लाम और सम इस्लामिक कंट्री। तो पाकिस्तान लगातार वो पॉस्चरिंग करता रहा और हम लगातार उसको ध्वस्त करते रहे। तो उस कंटेक्स्ट में मैं समझना चाहता हूं कि भारत के सऊदी अरब के साथ और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ और देश हैं उनके साथ किस तरह के रिश्ते बिल्ड हुए, और इजराइल के उस पूल में आने के बाद से क्या बदलाव हुए। जी, पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम का मसीहा दिखाने की कोशिश की है जी, और अब तक माना जाता था, कुछ सालों पहले तक माना जाता था कि, और ये अरब देश आमतौर पे कहते थे कि भारत दोस्त है, पाकिस्तान भाई है। अच्छा। तो ये दर्जा था, पर इसमें एक बहुत फर्क पड़ गया कि वो फर्क पड़ा है जिसका कारण है आईटी। पाकिस्तान और भारत दोनों आईटी सुपर पावर्स हैं। सिर्फ फर्क इतना सा है कि भारत के लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, और जो हाइफनेशन थी भारत और पाकिस्तान में वो खत्म हो गई है। भारत के अपना स्थान है, पाकिस्तान किस तरह से स्लाइड कर रहा है, किस तरह से अंधकार में जा रहा है, वो दूसरी बात है। और भारत का जो व्यवहार है, जिस तरह से भारत में हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, जिस तरह से भारत में अल्पसंख्यकों की वृद्धि हो रही है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली जो उन्होंने अरब देशों को कल्टीवेट किया है, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, वो अद्भुत है। तो और भारत ने हमारे लिए अरब देश बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन 8 से 9 मिलियन 80 से 90 लाख भारतीय अरब देशों में काम करते हैं। भारत को काफी रिमिटेंसेस आती हैं, भारत तेल लेता है, तो हमारे लिए इकोनॉमिक भी फायदा है और वैसे भी पॉलिटिकली भी फायदा है। अब रहा इजराइल की बात। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे शुरुआत से, पर ये एक हवा बना हुआ था कि अगर इजराइल के साथ हमारे रिश्ते सामने आ जाएंगे तो अरब देश हमसे खफा हो जाएंगे। इसमें कुछ मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा था, और ये कारण था कि हमने जब इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते थे तो हम हेजिटेट करते रहे, और चीन हमसे आगे चला गया। चीन ने 91 में, जहां तक मुझे याद है, इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। हम उसके बाद लेट हो गए, पर फिर भी हमने इजराइल के प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए कि अरब देश नाराज हो जाएंगे। और ये सबसे पहला प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जब नेतन्याहू को उन्होंने आमंत्रित किया और खुद भी इजराइल गए। अब ये आइदर और नहीं है, ये एंड ऑल्सो है, क्योंकि हमारे इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं तो इसके लिए ये कोई कोल्ड वॉर की स्थिति थोड़ी है कि हमारे अरब देशों के साथ, अरबी देशों के साथ संबंध खराब हो, बल्कि वो देश खुद भी इजराइल के साथ बैक चैनल टॉक करके रिश्ते अपने बनाने में वही कह रहा हूं कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जहां आप सफलतापूर्वक कुछ कर सकते हैं वही होता है। और अरब देश भी हकीकत जान गए हैं कि इजराइल एक ऐसी ताकत है जिसके खिलाफ होने से कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, पर हम ज्यादा कंजर्वेटिव रहे थे, पर अब बड़ी खुल के साथ हम जो रिश्तों को निभा रहे हैं। हमारी जो फिलिस्तीन की सपोर्ट है वो सदा रही है, सदा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी फिलिस्तीन गए थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने राष्ट्र हित के लिए नहीं करेंगे।
घूम फिर के वही बात हो जाती है कि आज हमारे पास ये आत्मविश्वास है कि हमको जो राष्ट्रहित में करना है वो हम करेंगे, बिल्कुल। और उसका कोई तरीका नहीं है। जो राष्ट्रहित में काम नहीं कर सकते वो पछताते हैं मुल्क, और हमको फाइनली समझ आ रही है कि इसका के लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़ेगी तो हम वो करेंगे। जी कमर आगा साहब, अरब मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते और फिर इजराइल के साथ। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जब अरब और इजरायली निगोसिएशन ख़ासतौर से यासिर अराफात के पीरियड में शुरू हुए, और उसके बाद बल्कि उससे पहले ही हमने देखा था कि इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया था कैंप डेविड एकॉर्ड, और उसके बाद उसके संबंध हो गए थे। फिर जॉर्डन ने भी किया, मोरक्को के भी रिपोर्ट्स आने लगी कि वो ज्वाइन कर रहा है। तो बहुत से देश जो थे वो धीरे धीरे उनका रुझान उसकी तरफ हो रहा था, इजराइल की तरफ, अरब देशों का। अब भारत ने काफ़ी इंतज़ार किया। नरसिम्हा राव जब सत्ता में आए, उन्हीं ने दो कारण बने इजराइल के साथ हमारे संबंधों का। एक कारण तो ये था कि इजराइल के साथ भारत के में काफ़ी यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन भी फेवर में थी। एक बड़ा ग्रुप जो था बिजनेसमैन का भी और दूसरों का भी, जो चाहता था कि भारत के साथ इजराइल के संबंध होने चाहिए, फॉर्मल संबंध होने चाहिए। और दूसरे ये था कि हमारा जो अमेरिका के साथ संबंध जो बढ़ रहे थे, तो उसके अंदर इजरायली लॉबी का एक बहुत बड़ा रोल था। नरसिम्हा राव जी का मानना ये था कि वाशिंगटन की जो सड़क, रोड टू वाशिंगटन जो है, ये गोज़ वाया टेल अवीव, कि अगर हम टेल अवीव से अच्छा रिश्ते बनाते हैं तो टेल अवीव एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है उसको भी कंट्रोल करेगा, और हमारी मदद अमेरिका से संबंधों को इम्प्रूव करने में हमें आसानी होगी। और ये किसी हद तक कामयाब भी रहा, और हमने देखा कि उस समय जो जूइश लॉबी थी उसको भारत ने हायर किया, वो लोग आए यहाँ पे, और एक लंबी दास्तान है, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। और दूसरी बात ये थी कि इज़राइल एक इम्पॉर्टेंट देश के भी रूप में इमर्ज कर दिया था, अरब देश भी उससे संबंध बनाने लगे थे। अराफात ने तो यहाँ तक नरसिम्हा राव से कहा था कि ये आपका सॉवरेन डिसीजन है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इज़राइल के साथ, फुल डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद कीजिएगा, पीस टॉक्स में हमें मदद मिलेगी। आप हमारे मुल्क हमारे हमेशा से दोस्त रहे हैं, और आगे भी उन्हीं ने मदद की बात की थी। दूसरी तरफ ये भी था कि अरब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जैसा कि अभी एम्बेसडर शोम साहब ने, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी ने बताया, आई एम सॉरी सर, कि तेल की सप्लाई, फिर उसके अलावा अगर हमें 6 to 8% इकनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत थी, तो हमें अनइंटरप्टेड बग़ैर रुके हुए तेल की सप्लाई लगातार चाहिए थी। दूसरी बात ये थी कि अरब देश से हमारे हज़ारों साल पुराने संबंध हैं, इस्लाम आने से पहले से संबंध उन देशों के साथ थे, और वो लोग भी भारत की तरफ हमेशा देखते रहे हैं, और भारत से उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये भी था कि जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि हमारा लगभग अब तो 70 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, करते थे ये कोविड आने से पहले, यानी कोरोना काल से पहले। अब थोड़ी सी संख्याएं कम हुई हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। अरबों के साथ हमारा ट्रेड भी है, तकरीबन यूएई के साथ अकेले $30 बिलियन का है, जिसकी क्षमता बढ़ के $100 बिलियन पहुंच जाएगी, उम्मीद की जा रही है अगले कुछ सालों में। और फिर तेल के अलावा ये भी था कि रेमिटेंसेस और दूसरी चीज़ें, इसके बारे में वो बता चुके हैं, हम उनके बारे में नहीं जानना चाहते। तो भारत की जो नीति थी वो ये था कि सभी देशों के साथ मिलके चलें। फिर ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसी नीति को आगे और बढ़ाया, और उन्हीं ने पर्सनल रिश्ते भी अपने अरब देशों से, ख़ास तौर से यूएई, सऊदी अरेबिया, वो गए वहाँ पे। और गौर तरफ बात यह है कि 2008 एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। 2008 में जब अमेरिका में मंदी का दौर आया, जब मंदी का दौर अमेरिका के अंदर आया, तो अरब देशों का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉसेस वहाँ पे हुए। और दूसरी तरफ ये था कि 2008 में एशियन कंट्रीज़ जो थी, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये एक बड़े ऑयल कंज्यूमर देश के रूप में इमर्ज कर गए थे। तो अरबों की ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो अडॉप्ट की लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे वो कहते हैं कि भारत की तरफ देखना।
और उसके बाद हमने देखा कि एक सऊदी अरेबिया के बादशाह भारत में आए लगभग 50 साल के बाद, कोई 45 साल के बाद यूएई से वहाँ के बादशाह हिंदुस्तान का विज़िट हुआ, फिर कुवैत से आने लगे और तमाम गल्फ़ देशों के लोग भारत के अंदर आए। और उससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ देखते थे, भारत को जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि अपना भाई के रूप में देखते थे। भाई एंड दोस्त, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी, वो ये देखते थे कि भारत से उनको इकोनॉमिक टाइज है, हमारे भी उनके साथ कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं थे, केवल इकोनॉमिक टाइज थे। और एक भारतीय मूल के लोग वहाँ पे काम करते थे, उनको बहुत पसंद था भारतीय वहाँ पे जिस तरीके से मेहनत से काम कर रहे थे और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए थे। फिर भारत की जो नीति थी कि वो अरब देशों की जो समस्याएं थीं उसमें तो वो मदद ज़रूर करता था, उनके जो जेन्यून काज थे, चाहे पैलेस्टाइन का इशू हो या दूसरे इस किस्म के जितने इशूज़ हैं उनको भारत सपोर्ट करता था। और लेकिन उनके जो इंटरनल नीति है उसमें कोई, या इंट्रा अरब जो आपस में उनके झगड़े होते थे उसमें वो बिल्कुल दखल दरअंदाजी नहीं करता था। तो ये उनको एक, फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई तेल के बड़ा व्यापारी भारत बन गया है और दूसरे उनको लगता था उनके यहाँ इकनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। उन्होंने देखा भारत से तेल, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी उनकी नीति भी, और उनको लगा कि अगर भारत की जो बढ़ती हुई इकनॉमी है अगर उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सब देखते हुए एक बड़ा परिवर्तन उधर भी आया और फिर हमारी तरफ भी आया। तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गए इन देशों में, और यही नहीं बल्कि इन लोगों ने जो वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स थे, सऊदी अरेबिया के, यूएई के और दूसरी जगहों के, बहरीन के, मोदी जी को मिले, उनको अवार्ड दिया गया। और दूसरी बात यह कि उनको इस बात का भी रियलाइजेशन हो गया कि पाकिस्तान जो है ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, इसके पास कोई सलूशन नहीं है। इनके पास पाकिस्तान, उनको लगा कि पाकिस्तान की यूटिलिटी जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है और डिफरेंसेस उनके बहुत सी चीज़ों पे होने लगे। उनको ये भी लगा कि इस्लामिक सॉलिडारिटी से महज काम नहीं बनेगा जो वो पहले करते थे। उनको लगा कि अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, ख़ासतौर से 21st सेंचुरी में भारत, साउथ कोरिया और दूसरे जो देश हैं एशिया के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। इसमें वो न केवल दोस्ती बल्कि इन्वेस्टमेंट भी। दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि उसको एक लेवल और ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोग वहाँ के ऊपर जो है डेवलपमेंटल खाली एक्टिविटीज़ में काम ले रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और दूसरी चीज़ों के अंदर, ट्रेड में, इन चीज़ों में। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम लोग अरब देशों के साथ मिल के जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ें हाई नेटवर्थ प्रोडक्ट की फील्ड में अगर करें, जैसे कि शिप बिल्डिंग है या डिफेंस इक्विपमेंट है, भारत के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि और उनके साथ मिल के अगर ये जॉइंट प्रोडक्शन इस तरह की चीज़ों का होता है तो मैं समझता हूँ दोनों देशों के काफ़ी फ़ायदा होगा। बल्कि अगर कोई कंसोर्टियम बनता है उन देशों का और मिल के इस तरह के हाई नेटवर्थ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे और भारत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें और फ़ायदा होगा। और इस किस्म की बात काफ़ी संभव भी है कि ऐसा हो, इसलिए कि जिस तरह के नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया में ने भी अपने को डिक्लेयर किया है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन में अब जाएगा बड़ी स्केल पे। हमारे मिलिट्री टाइज भी डेवलप हो गए हैं, हमारी सेना अध्यक्ष भी वहाँ जा चुके हैं। फिर उसके अलावा यूएई के साथ भी हमारे डिफेंस टाइज मौजूद हैं, प्रोडक्शन की भी बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि और ऊपर लेवल के ऊपर बातचीत के माध्यम से हम रिश्तों को एक नए दिशा में ले जाने की बात का समय आ गया है जी। और मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो आगे भी बढ़ेंगे और आगे। तीसरा एक और मुल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, वो है ईरान जी। ईरान के साथ भी भारत ने, देखिए एक ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी मुश्किल काम है ये, मैं समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री की एक तरफ से ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध बनाना, दूसरी तरफ इजराइल से और तीसरी तरफ अरबों के साथ। तो ये एक समन्वय तीनों वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप, वेरी टाइट रोप, यू नो। ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने का। सेंट्रल एशिया से हमारे हज़ारों साल पुराने संबंध हैं। फिर उसके अलावा सेंट्रल एशिया के ही माध्यम से ये जो बुद्धिज़्म थी ये चाइना और दूसरे देशों में गई है। तो इस वजह से सेंट्रल एशिया के साथ बहुत पुराना सिल्क रूट जिसे हम लोग कहते हैं, और पहले तो ट्रेन कनेक्टिविटी भी ईरान के साथ थी, लेकिन 64 से
पाकिस्तान ने उसको रोक दिया, वरना तो ईरान हमारा पड़ोसी होता था और ट्रेन के माध्यम से लोग चले जाते थे। मुझे याद है कि हमारे शहर में इलाहाबाद से शिया समुदाय के लोग अक्सर ट्रेन से सन 64 से पहले वहाँ पे जाया करते थे। क्या रूट रहता था सर? यहाँ से लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद से लाहौर, इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से क्वेटा। अच्छा, दिल्ली से लाहौर ट्रेन चलती थी? हाँ, जो अभी भी है, समझौता एक्सप्रेस। समझौता, ये पहले सीधी जाती, फिर उसके बाद लाहौर से क्वेटा और क्वेटा से जाहिदान ईरान के बॉर्डर तक जाती थी। अच्छा। और मुश्किल थी 40-50 रुपए में, थर्ड क्लास में ये लोग ग्रुप बना के बैठ जाते थे। और क्या पिलग्रिमेज के लिए जाते थे ईरान? हाँ, घूमने भी जाते थे। अच्छा। उसके लिए भी जाते थे। और गौरतलब यह है कि इस पूरे रूट पे आपको बहुत सी सराएं मिलेंगी जो अभी भी चल रही हैं। तो ठहरने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कुछ पैसे इकट्ठा किए, लोग चले गए और ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होता था। मैं मिला हूँ कुछ लोगों से जो इस सफ़र में गए हैं, उन्हीं ने बताया कि किस तरीके से गए और घूमते हुए जाते थे, तमाम रुकते हुए इन सराय में, सस्ते खाने मिल जाते थे, पैसा खर्चा नहीं होता था सराय में रुकने का। अब भारतीयों को तो आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने भी ईरान के अंदर तो मैंने भारतीय समुदाय की सराय देखी। फिर यही नहीं, मैंने अज़रबैजान में भी एक सराय है भारत की मूल की, मैंने टर्की में भी देखी सराय। जाके उस सराय के अंदर मार्केट बन गए हैं और बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे। और ये सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी है। हाँ, ये पता नहीं कितनी पुरानी है भाई। बाकू के अंदर सराय के अलावा एक मंदिर भी है अभी भी। कहाँ पे सर? बाकू एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पे है मंदिर। और वहाँ पे उसको वो कहते हैं कि ज्वाला देवी कबीर, यानी बड़ा ज्वाला देवी तो यहाँ पे है, उसमें से ज्वाला निकल रही है। वहाँ के ऊपर चंद मूर्तियाँ हैं रखी हुई। तो हमने पूछा, बहुत साफ़ सुथरा था, हमने पूछा यहाँ पे लोग आते हैं? तो उन्होंने बताया कि लोग तो नहीं आते, ये जो गांव हैं आसपास के, जब शिया लड़कियों की शादी होती है तो शादी के बाद वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस ज्वाला के चारों तरफ 7 चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो वो कहने लगे कि ये एक उनका कल्चरल वो बना हुआ है, वो हो सकता है देखते होंगे, वहाँ पे शादियाँ होती होंगी या उससे डेवलप हुआ। और आग का तो बहुत पुराना संबंध है सेंट्रल एशिया में, अग्नि पूजा, ज़ोरास्ट्रियन पीरियड के समय से पहले तो पूजा ही होती थी, आज भी वहाँ पे ज़ोरास्ट्रियन है और वो मेरे ख्याल वो ट्रेडिशंस आ रहे हैं। तो ईरान हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रूट है सेंट्रल एशिया का। फिर उसके अलावा सेंट्रल एशिया में बड़े तेल और गैस के भंडार हैं और संबंध बेहद पुराना है। चाबहार पोर्ट भी हम भारत बना रहे हैं, वो कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से भी है, स्ट्रेटेजिकली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट है। और आतंकवाद की लड़ाई में भी सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। अभी NSA की जो 2 मीटिंग्स हुई यहाँ पे और सेंट्रल एशिया में, तो उनका एक जॉइंट, अगर आतंकवाद बढ़ता है तालिबान के आने के बाद तो उसमें उनका सहयोग भी रहेगा। ठीक है, अब हम अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमें लगातार समय दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ व्यक्तिगत रूप से भी। भारत और पड़ोसियों के साथ इसके रिश्ते, और इस पर वैसे तो एक अलग से हर देश के साथ रिश्ते पे अलग से एक मास्टर क्लास हो सकती है, पर हम थोड़ा सा अगर एक क्विक रिकैप कर सकें, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका में खास तौर पर जो 2 बड़े पड़ाव आते हैं। एक, जब हम वो पीस अकॉर्ड साइन करते और करवाते हैं, फिर पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, जो बेहद ख़राब तजुर्बा रहा और सब बोलते हैं कि उसके चक्कर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई। और अभी जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भारत नेपाल का एक आध्यात्मिक धार्मिक संबंध है, पर हम देखते हैं कि राजशाही के जाने के बाद वहाँ पे माओइस्ट मूवमेंट बढ़ता है, फिर वो लोग सत्ता में आते हैं और तब उसके बाद से चीन का असर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता है, जो सत्ता से हटता है वो भारत पे इल्ज़ाम लगाता है। अभी इल्ज़ाम लग गया कि साहब लिपुलेख विवाद पे हमने स्टैंड लिया, इसलिए भारत ने हमको नेपाल की प्राइम मिनिस्टरशिप से हटवा दिया। वो रिश्ता है भारत बांग्लादेश, हम उनके जनक के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर रहे। शेख मुजीबुर रहमान की हमने मदद की, हमने बांग्लादेश की मुक्ति का जो संग्राम था उसमें अपना पूरा सहयोग किया। और पर उसके बाद रिश्तों में उतार चढ़ाव होता है। इस्लामिक कट्टरपंथ का वहाँ पर भी एक ऐसा स्वरूप मौजूद है, जिस तरह का खतरा हम पाकिस्तान से महसूस करते हैं, हमें लगता था कि बांग्लादेश में भी एक बड़ा हॉटबेड बन गया है उस तरह के कट्टरपंथ का, और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उन सबको जो सपोर्ट मिल रहा था उसका भी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है
शेख हसीना की सरकार, उसके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लगातार बिल्ड हो रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है कि बांग्लादेश हमारा कॉम्पिटिटर भी हो गया है, सस्ता लेबर है, कॉटन इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब के अलावा भूटान है, हमेशा से हमारे अच्छे रिश्ते रहे और लगातार मजबूत हों, ऐसी मेरी कामना है। मालदीव है, वहाँ पर भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था जिसको हमने कर किया। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के, और पाकिस्तान तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ही, हमारा साझा बॉर्डर और हमारे जन्म का इतिहास। तो इस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। कमराग साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। आप सब देशों के बारे में एक एक दो दो चीज़ें जो आपको लगता है कि मेन है, एंड देन विल मूव टू विष्णु प्रकाश जी। देखिए, हमारी बेसिक पॉलिसी जो है वो नेबरहुड फर्स्ट की है आजकल, और उसमें कोशिश ये है कि भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे, पाकिस्तान और चाइना भी जिसके अंदर एक पार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं लाहौर गए, उन्होंने कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हुए। जिस तरह बाद में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनको वहाँ के सेना ने हटाया और फिर उसके बाद स्वयं सत्ता हथियाने की कोशिश की, जो वहाँ का पुराना तरीका है। हाँ। जो भी भारत के साथ अच्छे पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा। तो ये लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो वहाँ की जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ की सेना है, और सेना नहीं चाहती कि किसी भी तरह का भारत से। देखिए, पाकिस्तान का बेसिक गठन जो हुआ है वो एंटी इंडिया पे हुआ है। अगर पाकिस्तान का बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जो टू नेशन थ्योरी है वो फेल हो जाती है। उसके मतलब ये है कि फिर बनाया क्यों था। और ये है कि ये इसके धार्मिक रीजंस भी हैं जो बना है। पूरा एक रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान बना, और ये एक समस्या पाकिस्तान के साथ आज भी बनी हुई है। धर्म के नाम पे आप मुल्क नहीं बना सकते हो, चला सकते हो। उसी के धार्मिक आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो है वो होती है इथनिक आइडेंटिटी, और पाकिस्तान के अंदर वो इथनिक आइडेंटिटी आज भी उसी तरह से डिवीज़न है। पहले वो लोग सिंधी हैं, बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले पश्तून हैं, बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले पंजाबी हैं, फिर बाद में पाकिस्तानी हैं। ये उनके साथ एक बड़ी समस्या वहाँ पे बनी हुई है, और सेना के बगैर वो मुल्क चल नहीं सकता। इसलिए कि मुल्क जो है, एक आप बाउंड्री खींच देने से एक मुल्क आप नहीं बना सकते हो। मुल्क हज़ारों साल में बनते हैं और उनकी एक हिस्ट्री होती है। पाकिस्तान की ना तो कोई हिस्ट्री है सेपरेट, ना पाकिस्तान का कोई कल्चर है, ना पाकिस्तान की कोई मैं समझता हूँ कि इस तरह की वहाँ के लोगों की। और दूसरी बात ये भी गौर तलब है सौरभ जी कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान मूवमेंट नहीं चाह रहे थे। पाकिस्तान वहाँ पे बनने का कोई, वहाँ के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। पंजाब में भी और न सिंध में और न बलूचिस्तान में, इन सभी जगहों पे मुस्लिम लीग वहाँ पे सत्ता में नहीं थी। सिर्फ मुस्लिम लीग तो वहाँ पे बहुत बाद में पहुँची है इन देशों में। जब लगा कि अब पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तभी वहाँ पे उन्हीं ने, और जिस तरीके से आज लाई गई है वो सब हम लोग जानते हैं। वहाँ पे वायलेंस और उसके माध्यम से ये लोग पहुँचे, और बाद में पंजाब ने के जो प्रांत है वहाँ का, उसने ज्वाइन किया उनको, और वहाँ पे फिर पूरे मुल्क को, जिसे बहुत से पाकिस्तानियों का मानना ये है कि पाकिस्तान जो है पंजाब ने बनाया, और वहाँ का जो पंजाब प्रांत है, और बाद में पंजाब प्रांत ने बाकी प्रांतों को अपना कॉलोनी की तरह बना लिया। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। और पाकिस्तान में जब तक सेना वहाँ पे सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे भारत के साथ वो संबंध अच्छे होने देंगे। अगर भारत से संबंध अच्छे होंगे तो फिर पाकिस्तान की सेना को बैरक्स में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि और बाकी जो देश हैं हमारे पड़ोसी, जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भारत के साथ पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, जब से शेख हसीना आई हैं, एक अच्छा संबंध बना हुआ है। बांग्लादेश की आम जनता जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान में भी आम जनता से आप बात कीजिए तो वो भी यही कहता है कि भारत से अच्छे संबंध होने चाहिए। बांग्लादेश में भी इसी तरह की डिज़ायर है। और दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश को जो हमेशा ख़तरा लगता है बांग्लादेश वासियों को, वो लगता है पाकिस्तान से। इसलिए कि पाकिस्तान की जो
हरकतें हैं वो अभी बंद नहीं हुई। वहाँ पे आज भी उसका आतंकवादी संगठन, वहाँ के ऊपर जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको लगातार मदद मिलना देना, और वहाँ पे एक बड़ी लॉबी है जमात इस्लामी और दूसरे इस तरह की कट्टरपंथी ताकतों की, जो अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती है। और इसी कारणवश बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहें, भारत के साथ उसकी नेचुरल एलाई की तरह वो मानता है और वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश एक अकेला इस पूरे खित्ते में देश है जहाँ की जनता भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रही है। हमने देखा जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में और तमाम दूसरी जगहों के ऊपर लगातार धरना प्रदर्शन होना और बाद में उसके ख़िलाफ़ बोलना, ये एक वहाँ पे काफ़ी समय से चल रहा है। तीसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का हित जो है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और हमने ये भी देखा चाइना बार बार कोशिश करता है कि बांग्लादेश को में किसी सूरत से अपने संबंधों को भारत से आगे ले जाने की कोशिश करता है भारत में, लेकिन वो एक लेवल तक तो ज़रूर जाते हैं और मदद भी लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाओ तो चाइना का प्रेशर होता है कि आप पाकिस्तान के साथ भी अपने को जोड़ें। यही उन्होंने श्रीलंका में भी किया कि श्रीलंका के साथ संबंध बनाए और फिर उसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान के साथ संबंध बनवाने के लिए मजबूर करना या प्रेशर डालना। तो इस तरह की बातें हैं। हमने ये भी वहाँ माले में भी, हमने मालदीव्स में भी यही देखा कि जब वहाँ के ऊपर सरकार आई जिससे चाइना के संबंध हुए, तो उस पीरियड में देखा कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बढ़े, और पाकिस्तान वहाँ पे आया तो पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ पे आतंकवाद भी उस मुल्क में आया, और एक उनके लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये कि जल्दी ही उनकी समझ में आ गया इलेक्शन के बाद, वो गवर्नमेंट जो प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो इलेक्शन हारी और अब प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे इस वक्त सत्ता में है, और यही बांग्लादेश में भी हुआ था। फिर उसके अलावा ये है कि नेपाल से, जैसे अभी बताया आपने, हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, और बेटी रोटी क्या कहलाता है उस तरह के संबंध हैं, और ये संबंध ऐसे हैं, मैं समझता हूँ अटूट हैं, कभी तोड़े नहीं जा सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ आई, उन्होंने कोशिश की कि चाइना के साथ संबंध बनाएं और चाइना के साथ उनके संबंध भी अच्छे हुए, लेकिन ये है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रो इंडियन ग्रुप है जो नहीं चाहता कि भारत के साथ संबंध बिगड़े, और वो बार बार इस तरह से होता है, बनता चला जाता है। श्रीलंका में भी यही हुआ कि श्रीलंका की आम जनता चाहती है भारत के साथ संबंध बने रहें, लेकिन कुछ सरकार वहाँ पे आई जिनकी कोशिश थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे जो हालात बिगड़े। दूसरी तरफ ये भी है कि सभी क्षेत्र के देश अब इस बात को रियलाइज़ करने लगे हैं कि चाइना से जो इकोनॉमिक एड मिलती है वो एक तरह का डेट ट्रैप है, जिसमें चाइना भी फंस चुका है, पाकिस्तान भी है, और माले ने भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने कैंसिल किए। फिर उसके अलावा बांग्लादेश भी बहुत कॉशियस नज़र हो गया है, और वो ये देखता है कि भारत के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन जो पुराने समय से चले आ रहे हैं वो बनाए रखने की ज़रूरत है। तो दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पॉलिसी सेल्फ रिलायंस की है, आत्मनिर्भर भारत की है जो बनी भी है। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जिसे कहना चाहिए। एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, यूएन में रिफॉर्म की हम बात करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना जो हमारा परम कर्तव्य बन गया है, और यही नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ मिल के लिए भी करना। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत चाहता है कि इंडिया जो है एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब एंड सर्विस प्रोवाइडर सेंटर के रूप में इमर्ज कर जाए, यानी दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बन जाए। और ये जो होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आना और हाई टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी गवर्न होती है। और चाइना को ये लगता है कि अगर ये भारत प्रोडक्शन बनने की पूरी इसमें पोटेंशियल है, शक्ति है, क्योंकि हमारे पास सस्ता लेबर है जो अंग्रेज़ी भी बोलना जानता है, और फिर साथ में ये है कि उसके साथ टेक्निकल सेवी भी है, कंप्यूटर सेवी है,
टेक्निकल क्लास है जो पूरी दुनिया में जाके काम कर रहा है, सभी जगह उसको पसंद है। यूरोप, पश्चिमी यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे देश हों, सभी चाहते हैं कि भारत के लोग वहाँ पे जाके काम करें और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में को वहाँ पे चला रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, चाइना को इस बात का भी डर लगता है कि चाइना और अमेरिका यूरोप के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनके यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आने समय में वहाँ से मूव करके भारत में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको चलते हुए चीज़ें और भी हैं जी। बात कभी और होगी तो कभी किसी दिन विस्तार से करेंगे, समय की सीमा भी है। विष्णु प्रकाश जी, भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्ते, एंड दैट विल बी आवर क्लोजिंग रिमार्क एज वेल। आगा साहब ने बड़ा खूबी टिप्पणी की है, तो मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं कुछ और पहलू रखूंगा आपके सामने, आपके दर्शकों के लिए। अगर मैं एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो भारत से पॉलिसी में दो बहुत बड़ी कमियां हुई हैं, खामी रही है पड़ोस की तरफ, और एक पॉलिसीज में बहुत बड़े सुधार। अच्छा, पहले तो ये हम जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा देश है पड़ोस में, तो हम ये महसूस नहीं करते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है कि अगर आप एक पड़ोसी देश की निगाह से भारत की तरफ देखें, एक नेपाली की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से, मालदीव, तो भारत को देख के भय भी होता है उनको, ईर्ष्या भी होती है। वो हमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बहुत ही डेंजरस शब्द है जो भारतीय कई बार इस्तेमाल करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, कहते हैं कि भैया आप तो हमारे जैसे हैं। आप नहीं जानते कि ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है। आप उस आदमी को एक तरह से धाराशाही कर देते हैं, आप उस आदमी का अस्तित्व मिटा देते हैं। बिग ब्रदर एटीट्यूड। नहीं साहब, उससे भी ज्यादा है। हाँ। आप एक नेपाली को कहते हैं कि भैया, पहले तो भाई नहीं कह सकते, दाई कहते हैं आप नेपाली को, कि आप हमारे जैसे हैं। आपने तो उसके मुंह पे चांटा मार दिया, क्योंकि उसका स्वाभिमान छीन लिया। हमको ये समझने में 50 साल लगे हैं कि जितना छोटा मुल्क है साइज में, उतना ही उसको अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जरूरी है, उसको अपना अस्तित्व की जरूरी है। एक बार जियाउल हक को पूछा गया था कि साहब आप इस्लाम का नारा क्यों लगाते रहते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में से इस्लाम की बात करना बंद कर दूं तो मैं तो हिंदुस्तानी हो जाऊंगा। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व है पाकिस्तान, उसके लिए मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए। तो हमको समझने में ये काफी टाइम लगा है कि नेपाली ही रहना चाहता है, बांग्लादेशी ही रहना चाहता है। तो ये हमको समझने में काफी समय लगा है। दूसरा, हमको ये समझने में समय लगा है कि कभी भी अगर हम समझें कि हम पड़ोसियों को फेवर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रशंसा करेंगे या हमारा एहसान मानेंगे, तो इससे ज्यादा गलती हो नहीं सकती। पड़ोस के साथ एहसान या प्रशंसा एक्सपेक्ट करना ही गलत है इसमें, क्योंकि आप एक परिवार में देख लें या दोस्तों में देख लें कि अगर एक परिवार में कोई आपकी मदद कर रहा है और वो आपको समझता है कि आप ओब्लाइज फील करेंगे, तो आप कभी नहीं करोगे। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। तीसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में मैं प्रवक्ता था विदेश मंत्रालय का, उनके साथ ट्रैवल किया करता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत अच्छी मुझे उनको बात लगती थी। वो कहते थे कि भारत पड़ोस में एक ज्वार होना चाहिए, एक टाइड होनी चाहिए, जिससे सारी किश्तियां उबर जाए। भारत एक बहुत बड़ा जहाज है पानी में, और एक ज्वार आए तो सब किश्त उठे और सब किश्तियां उबर जाएं। तो बेसिकली अगर पड़ोस के और भारत के इकोनॉमिक लिंकेजेस इतने बढ़ जाएं कि भारत की उन्नति से उनकी उन्नति हो, तो एक स्टेक बन जाता है। बहुत बड़ी बात है, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे नॉन रेसिप्रोसिटी की तरफ जा रहे हैं।
तो देखिए, मैं दुनिया में ट्रैवल किया हूं, दुनिया में कोई भी पड़ोस नहीं है जहां की अनबन नहीं होती। और ट्रबल फ्री रिलेशनशिप कनाडा और यूएसए के बीच में भी नहीं, हालांकि $2.5 बिलियन का ट्रेड रोज होता है। तो पड़ोस के साथ रिश्ते मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। तो हमसे गलतियां भी हुई हैं, हमसे अच्छा भी रहा है। एक जो अखीरली चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम शुरू में जो पड़ोस है उसको अपना पिछवाड़ा मानते थे कि ये हमारा प्रभाव मंडल है और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी देश इसमें आए। और हकीकत ये है कि 1960 में इतिहास के पन्ने साक्षी है कि बीपी कोइराला साहब की जब थोड़ा समय का प्रजातंत्र था तो वो प्रधानमंत्री थे और वो चीन गए 1960 में और उन्होंने चाउ एन लाई को बोला कि देखिए इंडिया हमको इतनी मदद करता, आर्थिक मदद आप भी कीजिए। तो चाउ एन लाई ने उनको कहा कि देखिए अगर हम आपकी मदद करेंगे तो भारत को बुरा लगेगा, वो क्षेत्र भारत का है। तो कितना फर्क पड़ गया कि कहाँ तो वो समय था कि जब हमारा क्षेत्र था, आज कोई भी प्रभाव मंडल किसी का नहीं है, कोई भी प्रांत किसी का बैकयार्ड नहीं है और हर एक देश का अपना स्वाभिमान है, वो हम समझते हैं। एक और चीज कि कभी हम किसी वक्त खफा हो जाते थे कि हमारा पड़ोस नेपाल है या श्रीलंका है या बांग्लादेश है, वो चाइना कार्ड खेलता है, चीन का कार्ड खेलता है हमारे। अब हमको ये समझ आ गई है कि अगर हम अपने आप को उनके जूतों में उनकी तरफ से देखें तो वो चीन कार्ड, चाइना कार्ड खेलना स्वाभाविक है। नेपाल एक देश है जो कि वो करेगा जो अपने हित में है। वो चीन के खिलाफ इंडिया कार्ड खेलेगा, इंडिया के खिलाफ चीनी कार्ड खेलेगा। तो वो हमको एक रियलाइजेशन, प्रैक्टिकलिटी, रियल पॉलिटिक और वो समझ आने लगा है कि रिश्ते ट्रांजैक्शनल होते हैं और हमको उसको मेंटेन करना है, कल्टीवेट करना है। हमको अपनी रेड लाइंस बड़ी क्लोजली डिफाइन करनी है, पर क्योंकि हमारे पास एक विजन है, दृष्टि है कौन है कि हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, तो हमारे हित में है अपने पड़ोस के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम एक बड़े देश हैं, हमको एक बड़े देश की तरह ही बिहेव करना होगा। दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन कि जब हम देख रहे हैं कि जो लोग दुनिया का चौधरी बनने की आकांक्षा रखते हैं, प्रभुत्व की आकांक्षा रखते हैं, उनके प्रति दूसरे देश किस तरह से बर्ताव करते हैं, तो भारत को भी अपने पड़ोस में ख्याल रखना होगा इस बात का। और आपने जो मनमोहन सिंह साहब की उस बात का जिक्र किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे देश के तौर पर सामने आए जिससे हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारी तुलना में छोटे मुल्क हैं, एक चीन को छोड़ दें तो उनको लगे कि हमारा भी लाभ होगा, ये हमें भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये भी बढ़ें, हम भी बढ़ें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे लेकिन डर का भाव ना रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। आप दोनों विद्वानों ने इतना समय दिया, हमने बहुत सारे पहलुओं को इस लंबी बातचीत में छूने की कोशिश की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ और पूरे देश को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। आज़ादी का ये पर्व हमें बहुत मुबारक हो, बहुत शुभकामनाएं। और हम याद रखें कि 2 शब्दों का जाप करना है, जश्न और जिम्मेदारी, क्योंकि बड़ी मशक्क़त से मिली है और ये जो डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि एक साथ बहुत सारे टाइम जोन एग्जिस्ट करते हैं। इसी वक्त में जब मैं एक कैमरे के सामने आपसे मुखातिब हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, तो इसी वक्त में दंडकारण्य के जंगल में कोई होगा जो अपनी जलावन की लकड़ी बीनने के लिए गया होगा। इसी वक्त में कोई होगा जो तमिलनाडु के तट पर अपना जाल लेकर निकला होगा। इसी वक्त में कोई होगा जो मुंबई, ठाणे के इलाकों में ट्रेन में हत्था पकड़कर वापस लौट रहा होगा। इसी वक्त में कोई होगा जो कच्छ के नमक के खेत से अपनी मोटरसाइकिल लौटा के अपनी झोपड़ी में आ रहा होगा। इसी वक्त में कोई होगा जो यूपीएससी की पत्रकारिता की तैयारी कर रहा होगा। कोई नेता होगा, कोई मंत्री, कोई नौकरशाह होगा जो भारत की अगली बड़ी मीटिंग का, जो विदेश नीति से जुड़ी तैयारी कर रहा हो। तो हम एक साथ बहुत सारे टाइम जोन में एग्जिस्ट करते हैं और ये ज़रूरी है कि इनका बोध हमें रहे, ज्ञान की निरंतर तलाश करते रहें
और लल्लन टॉप इसमें आपकी मदद करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।